जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा और व्यूअर्स मेरे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इमरान इकबाल साहब। इमरान साहब किसी तारफ़ के मोहताज तो नहीं होने चाहिए अभी आपको, क्योंकि आप लोगों ने इमरान साहब डॉक्टर इमरान इकबाल को सुना है पहले मेरे इसी चैनल पे। और इमरान साहब इस वक़्त जापान में यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं और इंग्लैंड और अमेरिका से भी इन्होंने तालीम हासिल की है और अखबारों में भी लिखते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। जी, थैंक यू वेरी मच सीमा साहब फॉर हैविंग मी अगेन ऑन योर प्रोग्राम इन वेरी शॉर्ट नोटिस। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा इमरान साहब, डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि बेसिकली जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी पीएचडी की रिसर्च भी इस हवाले से है और आप पढ़ते भी इस हवाले से और पढ़ा भी इस हवाले से रहे हैं। ये जो इमरान खान साहब ने रिसेंटली एचबीओ को इंटरव्यू दिया, पाकिस्तान में तो लोगों ने जो है ना सामान पे चीजें हर चीज उठा ली। उन्होंने कहा जी देखें, इमरान खान साहब ने कह दिया है कि एब्सोल्युटली नो, हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे और ये नहीं होगा वो नहीं होगा। जबकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमने 18 साल अमेरिका को इतनी एक्सेस दी जिसमें हमने अपनी सॉवरेनिटी की भी वायलेशन की, सारा कुछ ही किया। तो अभी जब अमेरिका बहादुर यहाँ से जा रहा है तो हम क्यों उनको उनको सपोर्ट ना करें या उनकी हेल्प ना करें? तो क्या वाकई पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को ना कह सकता है, नो कह सकता है? आपकी रिसर्च और आपका एनालिसिस और आपकी ऑब्जर्वेशन और आपकी स्टडी क्या बताती है डॉक्टर साहब? अच्छा, ये बड़ा हॉट इशू है पिछले 2-3 दिन से, और आपका इसके ऊपर एनालिसिस भी एक आया था, मैंने वो भी सुना, इंटरेस्टिंग था। मैं क्वेश्चन एक तो इसका जो जवाब है, वेरी शॉर्ट जवाब वो ये है कि क्या पाकिस्तान नो कह सकता है? डेफिनेटली नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो नो कह सकते हैं, बट डेफिनेटली उसकी एक कॉस्ट है। अच्छा, अब आ जाते हैं इमरान खान के इस बयान पे, के इस स्टेटमेंट पे कि पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट, पाकिस्तान यूएस को मिलिट्री बेसिस नहीं देगा अलकायदा या आईएसएस के खिलाफ काउंटर टेररिज्म के हवाले से, ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन या एयर स्ट्राइक करने के हवाले से। अच्छा, इमरान खान का ये बयान जो है, मेरी जो अपनी स्टडी है या मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये एक फॉर्मल अनाउंसमेंट है उस डिसीजन की जो पाकिस्तान ने 2011 में कर लिया था। वो कैसे? आपको अच्छी तरह याद होगा, सलाला चेक पोस्ट पे जब नेटो की फोर्सेस ने, यूएस लेड नेटो की फोर्सेस ने, जब सलाला पोस्ट पाकिस्तान की जो अफगान बॉर्डर के ऊपर है, जब उनके ऊपर स्ट्राइक किया, तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच 24 सोल्जर्स डाइड और 12-13 के करीब सीरियसली इंजर्ड हो गए। तो ये बड़ा एक, अकॉर्डिंग टू उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी, कि इट्स ए वेरी ब्लैटेंट outrageous attack on Pakistan sovereignty, unacceptable, ये उसके अल्फाज थे। अच्छा, ये एक बड़ा शॉकिंग था पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान एक मेजर नॉन नेटो अलाई भी है, और उसके बाद पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर में बेइंतहा कुर्बानियां भी दी। एक अपेरेंट जो हमें डेफिनेटली उसमें 70,000 के करीब लोग भी मरे, और उसमें पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के लोग भी मरे। आपको मालूम है कि इस कदर बैकलैश आया था पाकिस्तान के ऊपर, खास तौर पर उसके इस डिसीजन पे कि वो यूएस की वॉर ऑन टेरर में शामिल हो और फिर उसको अड्डे दे, एयर बेसिस दे, अड्डे दे पाकिस्तान के अंदर, और सारी लॉजिस्टिक सपोर्ट आपको मालूम है, उसकी जो सप्लाई है, चेन जो है, वो पाकिस्तान से ही होके गुजरती थी। तो इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत एक्सट्रीम बैकलैश आया। अब हम इसकी क्रिटिकल साइड पे भी जा सकते हैं कि पाकिस्तान ने क्यों ज्वाइन की वॉर, और कैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता से बोक डाउन होता चला गया, या पाकिस्तान ने क्यों इंटरफेरेंस किया अफगानिस्तान में, उसकी एक हिस्ट्री है। मैं आज हिस्ट्री में ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम लिमिट होता है, तो उसकी कदगन जो है वो इजाजत नहीं देती कि हम ज्यादा हिस्ट्री में चले जाएं। अब ये था वो इसका पाकिस्तान के डिसीजंस का, ये उस वक्त ये डिसीजन हो गया था जब पाकिस्तान की पोस्ट के ऊपर अमेरिकन ने हमला किया और उसके नतीजे में 24 फौजी मारे गए। अब ये
इस डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी एनालिसिस किया, ये आपको याद होगा जी। उस एनालिसिस में फिर ये डिसीजन किया गया, उसका खैर इमीडिएट जो रिएक्शन है वो तो आपको मालूम है, हमने उनकी रूट्स बंद कर दिए थे और शम्सी एयरबेस खाली करने के लिए कह दिया था, नेटो की सप्लाई हमने खत्म कर दी थी, रोक दी थी, खत्म नहीं की थी, रोक दी थी। और लॉन्ग टर्म इसका ये था कि पाकिस्तान सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त ये डिसीजन किया कि पाकिस्तान अब यूएस की इस वॉर ऑन टेरर में उस तरह शामिल नहीं होगा जिस तरह वो 9/11 से ऑनवर्ड रहा है। और उनको यह भी मालूम था कि ये सारी सेक्रीफाइस के बाद पाकिस्तान की बैशिंग भी हो रही थी फिर वेस्ट में, पूरे वेस्ट में, अमेरिका में। उनको कह रहे थे कि ये स्पॉन्सर भी हैं, ये प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं तालिबान को, ये हमारे साथ भी हैं। तो पाकिस्तान की एक बड़ी सीवियर किस्म की बैशिंग हुई और मैं उस वक्त वहीं पे था यूनाइटेड स्टेट्स में जब ये सारा का सारा सीन चल रहा था। तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर पाकिस्तान। डू मोर की भी उसको बार बार आपको मालूम है कि इंसिस्ट किया जाता रहा। और एनीवे तो पाकिस्तान का ये डिसीजन उस वक्त हो गया था 2011 में, नवंबर था गालबन, ये डिसीजन हो गया था कि अब हमने अपनी जो टिल्ट है फॉरेन पॉलिसी वो मूव करना है हमने टुवर्ड्स चाइना और रशिया, क्योंकि पाकिस्तान को नेवरदलेस अलाइज चाहिए थे और खास तौर पे वो अलाइज जो उसकी मिलिट्री और इकोनॉमिक नीड्स को केटर कर सकते हैं। और इसके पीछे भी ये सिर्फ पाकिस्तान की विशफुल थिंकिंग नहीं थी, बल्कि आपको याद होगा कि जो सबसे पहले जिन कंट्रीज ने सलाला चेक पोस्ट पे यूएस लेड नेटो स्ट्राइक को कंडेम किया था उनमें रशिया नंबर 1 था। व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि दैट्स लाइक वायोलेशन ऑफ पाकिस्तान सॉवरेनिटी। उसके बाद चाइना ने उसको बड़े स्ट्रॉन्ग वर्डेड में उसको कंडेम किया। और मजे की बात है फिर जो सुप्रीम उनका कमांडर है ईरानियन फोर्सेस का, उसने इसको बड़े सिवियर अल्फाज में कंडेम किया। तो ये एक सारी बैकग्राउंड बन चुकी थी और इन्होंने डिसीजन ले लिया था पाकिस्तान सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने कि हमने अब आहिस्ता आहिस्ता से मूव करना है टुवर्ड्स रशिया, चाइना और ईरान। ईरान तो खैर बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ईरान इज अ वेरी क्लोज अलाई ऑफ चाइना एंड रशिया, तो वो तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है उसमें। अच्छा, अब इसका सबूत क्या है मतलब इसके एविडेंस क्या है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस। अब मैं इसको प्रूफ, अच्छा मैं ये लाइन ले रहा हूँ थोड़ी सी, डेफिनेटली जो आपका एनालिसिस था उसकी एक डिफरेंट लाइन ले रहा हूँ उससे हटके और उसको शायद काउंटर कर रहा हूँ आपके एनालिसिस को। इसका एक सबूत ये था कि आपको याद होगा कि 2008 तक बहुत सारे यूरोपियन ममालिक ने इंक्लूडिंग टर्की इवन कोसोवो को रिकॉग्नाइज कर लिया हुआ था। अब कोसोवो और बोस्निया के खिलाफ जो सर्बिया ने वॉर क्राइम्स किए हैं और वहां पे जो जेनोसाइड किया था, मैसेकर्स किया था बच्चों का, औरतों का, बूढ़ों का, वो एक ओपन सीक्रेट है। अच्छा, हमने 2011 तक कोसोवो को रिकॉग्नाइज नहीं किया और 2011 में हम लोग सर्बिया के फॉरेन मिनिस्टर को इस्लामाबाद में वेलकम करते हैं, उसके साथ फ्री ट्रेड की बात करते हैं। तो दैट वाज लाइक अपेरेंटली आपको एक अनॉमली नजर आएगी, लेकिन उसके पीछे रीजन ये थी कि सर्बिया चाइना और रशिया का बड़ा क्लोज अलाई है और हमने कोसोवो को बजाय इसके, इस डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक मुस्लिम कंट्रीज थी। एनीवे उसके बाद दूसरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपको नजर आ जाता है कि सीरिया में जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है बशारुल असद के खिलाफ, तो उसकी फोर फ्रंट पे जो कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान की सबसे स्ट्रॉन्ग मुस्लिम अलाइज हैं, सऊदी अरब और टर्की। ये इसके फोर फ्रंट पे जाके लड़ते हैं। फिर यूएई भी उसको ज्वाइन करता है। फिर उसके बाद यूके भी आता है, जर्मनी, फ्रांस भी आता है, मतलब यूनाइटेड स्टेट भी उसके पीछे आ जाता है बशारुल असद को हटाने के हवाले से। और बशारुल असद ऑब्वियसली वो जो वहां पे मैसेकर्स हो रहा था उस वक्त, जो सिविल वॉर शुरू हो चुकी थी, उसमें बशारुल असद जिम्मेदार भी था। लेकिन हमने बिल्कुल एक डिफरेंट पोजीशन ली उस वक्त। हमने बशारुल असद के रजीम को लेजिटिमेट करार दिया और उसको पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक, मिलिट्री नहीं, एक मटेरियल नहीं, लेकिन पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट दी उसको। हम यूनाइटेड नेशन में जो उसके खिलाफ करारदाद आई, हमने उससे एब्सटेन किया, बल्कि जहां तक मुझे याद पड़ता है कि हमने उसकी मुखालफत की थी। तीसरा इसका सर्कमस्टांशियल एविडेंस आ जाता है यमन की वॉर। अब यमन हमारे लिए जियोपॉलिटिकली, जियोस्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली इनसिग्निफिकेंट कंट्री है,
ठीक है, और हमने उसके बिहाफ पे हमने सऊदी अरब जैसे, जो कि आपको मालूम है कितने क्लोज रिलेशनशिप रहे पाकिस्तान के साथ, उसको इनकार किया। उसके पीछे भी वजह यही थी, क्योंकि ना तो ईरानियन चाहते थे, ना चाइनीज चाहते थे, ना रशियन चाहते थे कि पाकिस्तान सऊदी अरब की वॉर में जाए यमन में, क्योंकि बैकिंग यमन को आपको मालूम है कि ईरानियन की थी और रशियंस की थी। अच्छा, ये तो आपको मैंने दे दिए सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस कि पाकिस्तान का डिसीजन हो चुका था टू गेट आउट ऑफ द अमेरिकन ऑर्बिट एंड टू मूव टुवर्ड्स द रशियन एंड द सोवियत एंड द चाइनीज। फिर इसी दौरान आपको मालूम है सीपैक भी साइन होता है उसके बाद। फिर याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमने शंघाई कोऑपरेशन के लिए अनथक कोशिशें करनी शुरू कर दी थी, जिसमें रशिया एक मेजर पावर है, और रशिया ने हमारी मेंबरशिप शंघाई कोऑपरेशन में, हमारी मेंबरशिप के लिए हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। फिर आपको याद होगा हमने रशियंस के साथ एक्सरसाइज भी की, मिलिट्री एक्सरसाइज भी की वार्म वाटर्स में। फिर रशियंस के साथ हमारे हेलीकॉप्टर के भी एग्रीमेंट हुए, उन्होंने हमें वो भी ट्रांसफर किए, और हमने कोशिश अपनी भरपूर किए रखी कि उसके साथ अपने मिलिट्री ताल्लुकात मजीद बढ़ाए जाए। तो ये वो इमरान खान, बेसिकली इमरान खान ने कोई नई बात नहीं की, ये डिसीजन हो चुका था। इसकी पब्लिक अनाउंसमेंट अलबत्ता आज जाके उसने की है, मतलब जब उसने इंटरव्यू दिया है। अच्छा, अब आप इससे आगे लेके चले, आगे मुझसे क्वेश्चन पूछे, फिर हम उसके ऊपर चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान में ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब हमें कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादातर जो लीडरशिप होती है वो पब्लिक सेंटिमेंट्स पे ज्यादा खेलती है, और वो जो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव एक अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस देना होता है वो अवाम तक नहीं पहुंचती। सो अवाम जो है वो आइडियोलॉजिकली और वो नजरियाती तौर पर मोटिवेट हो जाती है सरकार की या लीडरशिप की उन आइडियाज पे जिन पे वो बातें कर रहे होते हैं, लेकिन बिहाइंड द डोर जो है वो बातें और चल रही होती हैं। तो बहुत सारे लोगों का पाकिस्तान में ये भी कहना है कि शायद इमरान खान भी इसी तरह करेंगे कि फैसला तो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने करना है, इमरान खान सिर्फ जो है वो नारे मारते रह जाएंगे। डू यू थिंक इसमें कुछ हो? ये आई 100% एग्री विद यू। देखें, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी की जो डोमेन है, पाकिस्तान, अमेरिका जैसे मुल्कों में, या नॉर्थ कोरिया ले लें, या इवन ईरान ले लें, अच्छा इन मुल्कों में हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट थी, और पाकिस्तान के हवाले से तो ये ओपन सीक्रेट है कि फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो जीएचक्यू चलाता है। ठीक है, इसमें कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। और आपको याद होगा कि फॉरेन ऑफिस के हवाले से ये कहा जाता था कि ये फॉरेन ऑफिस नहीं है, ये पोस्ट ऑफिस है। तो मतलब, और ये हकीकत भी थी कि वो पोस्ट ऑफिस का किरदार अदा करता है। अब पब्लिक सेंटिमेंट्स या पब्लिक इनपुट इनटू द फॉरेन पॉलिसी, पब्लिक किसके जरिए से रिप्रेजेंट करती है अपने आप को? मीडिया के जरिए से, एकेडेमिया के जरिए से, एकेडेमिक्स के जरिए से, थिंक टैंक के जरिए से। और मतलब पब्लिक का कितना ज्यादा प्रेशर था कि आप, मतलब मुझे अच्छी तरह बचपन की, मतलब हजारों लोग सड़कों में निकले थे सद्दाम हुसैन की फेवर में। ठीक है, पहली जो वॉर हुई थी, गल्फ वॉर, हजारों लोग निकले थे, लेकिन हम लोगों ने अमेरिकन और सऊदी अरब का साथ दिया था, मतलब स्टेट ने, अगेंस्ट द विशेस। तो पब्लिक के हवाले से इसलिए भी नहीं ना कि हमारा फोकस ह्यूमन सिक्योरिटी पे तो है नहीं, हम स्टेट सेंट्रिक सिक्योरिटी के ऊपर चलते हैं। ठीक है, और उसमें फिर वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं। अच्छा, वेस्टेड इंटरेस्ट कैसे हैं? ये बड़ी, मैं आपको एक मजे की बात बता देता हूं कि मिलिट्री के वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है। फिर आप कहेंगे कि गलत राह माते टुर पे हो, लेकिन मैं आज आपको उसका एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बता देता हूं। ज्यादा गलत राह जाना जाए बस नहीं, वो रामा भी सारियां साडियां ही ने। अच्छा खैर, सही गलत हो। अच्छा, अब ये मिलिट्री इंटरेस्ट क्या है? अच्छा चीमा साहब, आपने आज की डॉन की न्यूज़पेपर में अमेरिकन सेनेटर का एक ट्वीट या स्टेटमेंट कोट की गई है। लिंडसे ग्रैहम, एग्जैक्टली, सीनियर सेनेटर है रिपब्लिकन का। वो बड़ी जबरदस्त है, वो बड़ी मीनिंगफुल है। उसने कहा है कि ऐसे लगता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला कर लिया है कि अफगानिस्तान को अब पीछे छोड़ दिया जाए, यानी कि अफगानिस्तान से अब जान छुड़वा ली जाए। तो ये इट रेजेस वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
अब मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला नहीं है, और ये जो लिंडसे ग्राहम ने स्टेटमेंट दी है, ये भी इमरान खान की तरह उसने एक फॉर्मल वे में या एक पब्लिक वे में अनाउंस कर दी है वो वाली पॉलिसी या वो वाला डिसीजंस जो बेसिकली बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, खासतौर पर उसकी दूसरी टर्म में ये फैसला हो चुका था। और ये फैसला किसने किया था? ये पेंटागन ने किया था। जैसे हमारे जीएचक्यू वैसे उनका पेंटागन है। ये फैसला हो गया था कि अब वार ऑन टेरर जो है इट शुड बी ब्रॉट टू एन एंड। ठीक है, उसके पीछे रीजंस क्या थी आप भी जानते हैं कि अफगानिस्तान में उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया हुआ था कि शायद अफगानिस्तान में तालिबान काफी अरसे तक उनको रेजिस्ट करेंगे, लेकिन तालिबान विद इन कपल ऑफ मंथ और फ्यू वीक्स कोलैप्स कर गए ना, तो वॉर तो खत्म हो गई थी अफगानिस्तान में द मोमेंट तालिबान डिस्पर्स्ड, उनका रिजीम डिसमेंटल्ड हुआ। उसके बाद अब ये फिर वो उस तरफ चले गए, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे और डेमोक्रेटिक वहां पे सिस्टम लेके आएंगे एटसेट्रा, लेकिन वो इनका प्राइमरी एम भी नहीं था शुरू में ऐसा कोई। आपको याद होगा उसके बाद इन्होंने फिर इराक के ऊपर इन्वेड किया, इराक को इन्वेड किया पेंटागन ने। मैं पेंटागन में वो सारी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उनकी डीप स्टेट आ जाती है। अब इराक के ऊपर उन्होंने इन्वेड किया। इराक में ना तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था, ये भी झूठ बोला और बाद में वो ओपनली फिर उन्होंने एक्नॉलेज भी किया, पकड़े भी गए, और ना ही सद्दाम हुसैन का कोई ताल्लुक था अलकायदा के साथ, बिन लादेन के साथ, और ना ही सद्दाम हुसैन की कोई इन्वॉल्वमेंट थी 9/11 के टेररिस्ट अटैक्स में। ये सारा इन्होंने उसके ऊपर एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई, नैरेटिव बिल्ड किया अमेरिका में पेंटागन ने, और उसको उन्होंने सेल किया और पब्लिक ओपिनियन को उन्होंने गाल्वनाइज किया और इराक के ऊपर उन्होंने इन्वेड कर दिया। और remember that Iraq at that time was one of the most secular countries in the Middle East, and by the time American left, it all became radicalized. ठीक हो गया। अब ये क्यों किया? ये आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि इन्होंने क्यों ऐसा किया, मतलब क्यों झूठ बोल के एक पूरा मुल्क तबाह कर दिया ना, मिलियंस ऑफ इराकी डाइड, यू नो इट, शेमफुल। तो ये इसलिए इन्होंने किया। अब मजे की बात है कि उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं चाहती थी, यानी कि बुश की एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें उसके जितने हॉकिश एलिमेंट थे, डिक चेनी, डोनाल्ड रम्सफेल्ड, जॉन बोल्टन, पॉल ये सारे के सारे, उसमें ये नहीं चाहते थे कि दोबारा से 1992 की स्टोरी रिपीट हो। अच्छा, 1992 में कांग्रेस की कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिस रिपोर्ट में उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, बाइपार्टिसन रिकमेंडेशंस दी थी। ये देखें, अब सोवियत यूनियन की थ्रेट खत्म हो गई, कोल्ड वॉर हैज कम टू एन एंड, वी do not have any major threat to the national security or to the security of the United States. लिहाजा ये रिपोर्ट में आपको मतलब उसकी ट्रांसलेशन बता रहा हूं, वर्ड बाय वर्ड नहीं, लेकिन उसको इसी तरह मैं रिफ्रेज करने की कोशिश कर। उन्होंने कहा कि वो रिपोर्ट बाय द वे भी मौजूद भी है, आपको उस वेबसाइट पे मिल भी जाएगी। उन्होंने ये रिकमेंड किया बड़ा स्ट्रांगली कि अब आप ऐसा करें जनाब कि आपका कोई दुश्मन तो है नहीं, तो लिहाजा अब आपको 400 बिलियन डिफेंस के ऊपर खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप इन $400 बिलियन को कट करें, डिफेंस बजट को कट करें, ये कांग्रेस की कमेटी की रिपोर्ट है, और आप डाइवर्ट करें पैसा जो है डिफेंस का टुवर्ड्स सोशल सेक्टर्स, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इसके नतीजे में उन्होंने कहा कि बहुत सारी मिलिट्री की जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें शट डाउन होना पड़ेगा। ये उन्होंने कहा दे मस्ट शट डाउन और दे शुड कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू अदर इंडस्ट्रीज, जैसे कि कार इंडस्ट्री हो गई, ट्रैक्टर इंडस्ट्री हो गई, या कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्रीज हो गई। फिर उन्होंने उसके अंदर एक प्रोजेक्शन दी थी, 1992 की बात कर रहा हूं। वो प्रोजेक्शन ये थी कि 2001 तक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2001 तक, ये सारा रिटर्न है, मौजूद है, 2001 तक 2.5 मिलियन लोग जो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज, ठीक है, वो या तो कोई नौकरी ढूंढ लें, अदरवाइज वो बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल सही।
और उन्होंने फिर ये भी कहा था, और बड़ी बड़ी लॉकहीड मार्टिन जैसी, बोइंग जैसी कंपनीज को ये कहा था कि आप भी 2001 तक आपका सर्वाइवल जो है वो भी मुश्किल हो जाएगा। मतलब कॉन्टिन्यूटी तो दूर की बात है, आपका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये रिपोर्ट आने के बाद ये देखें, आप याद रखें कि सबसे ज्यादा दुख जो है, किसी ने मिसाल दी थी अमेरिकन, ये मैं सारे अमेरिकन स्कॉलर्स को उनका एनालिसिस आपको दे रहा हूं, ये मेरा अपना नहीं है। किसी ने ये कहा था कि जैसे सोवियत यूनियन कोलैप्स किया तो उसका सबसे ज्यादा दुख जो है वो हुआ था स्टेट डिपार्टमेंट में, पेंटागन में। उनका दुख इस तरह था जैसे किसी मरते हुए किसी पेशेंट्स को आप हॉस्पिटल में जाके ये बताएं कि तुम्हारे पास चंद दिन रह गए हैं, तुम मर जाओगे। ये उसकी कोट थी। अच्छा, क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान इनका डिफेंस बजट बड़ा स्टेबल रहा था, $400 बिलियन। सोवियत यूनियन की थ्रेट थी, मेगा थ्रेट थी। ये मेगा थ्रेट का कॉन्सेप्ट दिया था बेरी बुजान ने, जो जियोपॉलिटिक्स का वन ऑफ द लीडिंग स्कॉलर्स इन द जियोपॉलिटिक्स, एलएससी का सीनियर स्कॉलर है। आपको याद होगा उसने रीजनल पावर के ऊपर भी किताब लिखी हुई जिसमें साउथ न्यू पैटर्न्स ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी उसने लिखी थी। यस, एग्जैक्टली। अच्छा, बेरी बुजान, ये मैं बेरी बुजान को कोट कर रहा हूं क्योंकि मैंने बेरी बुजान को डायरेक्ट सुना था अंकरा में कॉन्फ्रेंस में, जहां पे मैं भी पेपर प्रेजेंट करने के लिए गया हुआ था। बेरी बुजान ने ये कहा था कि दे नीडेड ए मेगा एनिमी आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन in order to justify their budget, in order to rationalize their budget। आप याद रखें कि अमेरिका में जस्टिफाई करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है डिफेंस बजट को। अब जब 92 की रिपोर्ट आई है तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं बिल्कुल 2-3 मिनट मजीद लेता हूं, मैं आई नो कि हम लोग हिस्ट्री से जान नहीं छुड़वा सकते। अच्छा, इन्होंने क्या किया चीमा साहब, इन्होंने वॉर ऑन ड्रग शुरू की है। ठीक है, वॉर ऑन ड्रग, पूरे लैटिन अमेरिका में इन्होंने वॉर ऑन ड्रग शुरू कर दी कि ये बड़ा बड़ा इन्होंने थ्रेट कंस्ट्रक्ट की ड्रग की। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसके ऊपर भी वो सिर्फ 4 से 5 बिलियन मैक्सिमम डॉलर को जस्टिफाई कर पाए। अब जब वॉर ऑन ड्रग भी इनके काम ना आई तो फिर इन्होंने स्पॉन्सर किया सैमुअल पी हंटिंगटन को, फंडेड था वो। उसने इनको मेगा थ्रेट कंस्ट्रक्ट करके दी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। उसके ऊपर फिर इन्होंने पीएनसी, आपको याद होगा, एक इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया था थिंक टैंक का। उसने इसके ऊपर कायदा काम करना शुरू कर दिया था अमेरिकन थिंक टैंक में। उसमें कौन था? उसमें डोनाल्ड रम्सफेल्ड था, उसमें जॉन बोल्टन था। ठीक है, ये खलीलजाद, ये क्या जो निगोशिएट कर रहा है अफगानिस्तान में, हाँ, ये उसमें सारे मौजूद थे। ये सारे न्यू कंजर्वेटिव थे, हॉकिश एलिमेंट थे। ठीक है, इनका सबसे जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कंस्ट्रक्ट किया जाए एक मेगा एनिमी, एक मेगा थ्रेट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। ये ओपन सीक्रेट है, ये छुपी बातें नहीं है, ये कोई मैं सीक्रेट बातें नहीं आपको बता रहा। अच्छा, उसके बाद इन्होंने खत लिखा सबने मिलकर, उसके ऊपर ये सारे सिग्नेटरी थे जिसमें बहुत सारे रिटायर्ड जनरल्स भी थे अमेरिकन के। अच्छा, और ये जितने लोग हैं ना, ये सारे मिलिट्री, यूएस मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स के किसी ना किसी तरीके से मुलाजम रहे हैं या उनके कंसल्टेंट। ये आप याद रखें, जैसे बुश की पूरी फैमिली जो थी वो शेयर होल्डर थी। अच्छा, इन्होंने चीमा साहब खत लिखा क्लिंटन को कि जनाब आप सद्दाम हुसैन के ऊपर इन्वेड करें, इराक को इन्वेड करें, सद्दाम हुसैन के रिजीम को टॉपल करें। ये रिजीम वहां से, रिजीम चेंज की वहां से कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था, पीएनसीए के उनके जो। क्लिंटन ने उसको इनकार कर दिया, डेमोक्रेट था और आखिरी उसके साल चल रहे थे। उसने कहा मैं कोई नई जंग नहीं शुरू कर सकता। क्लिंटन डिड नॉट वांट टू लीव एनी बैड लेगेसी बेसिकली। अच्छा, क्लिंटन हारा और उसके बाद बुश जब आता है, ठीक है, सारे के सारे बुश की एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। ये सारे के सारे जो उस प्लेटफॉर्म पे थे, थिंक टैंक, सबको बुश हायर कर लेता है। किसी को फॉरेन सेक्रेटरी लगा दे, किसी को डिफेंस सेक्रेटरी, एटसेट्रा एटसेट्रा। एनीवे, फिर 9/11 हो जाता है, which again turned out to be a blessing in disguise for the American military industrial complex। मैं अमेरिकन की बात नहीं कर रहा, अमेरिकन पीपल आर अमेजिंग, चैरिटी में भी आगे होते हैं, वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत अच्छे एकेडमिक्स हैं वहां पे। तो मैं अमेरिकन पब्लिक की बात नहीं कर रहा, यहां पे बात मैं आपसे कर रहा हूं पेंटागन की, डिफेंस डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट की, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की, डीप स्टेट की। और पहले डीप स्टेट को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में लेते थे, वो भी सारे का सारा शक खत्म हो गया ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, क्योंकि उसने खुद इसको बहुत दफा हाईलाइट किया कि डीप स्टेट जो है बड़ी स्ट्रांग है। एनीवे,
ये उसके बाद चीमा साहब 9/11 की वॉर शुरू होती है। अब ये मैं बैरी बोजान को कोट कर रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग $400 billion to $200 billion, American defense budget skyrocketed to $700 billion. 700 याद रखें, $700 billion। मुझे इसको रुपए में कन्वर्ट करने नहीं आता, मेरे जीरो खत्म हो जाते हैं। एनीवे, तो $700 billion उन्होंने इसका बजट ऊपर 4 बिलियन से 2 पे लाना था, ये 4 से 7 पे लेके चले गए। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, याद, इनके 900 मिलिट्री बेसिस हैं दुनिया में, 900 मिलिट्री बेसिस, और इनकी सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनके, मतलब दे आर माइटीएस्ट पावर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, माइटियर देन द रोमन एम्पायर, ये तो सबको मालूम है। एनीवे, अब इन्होंने जब वॉर ऑन टेरर शुरू की है, मैंने आपको फिर मैं वहां पे ले आया, कनेक्ट कर दिया है कि तालिबान तो कोलैप्स कर गए बहुत ही जल्दी, वो रेजिस्ट नहीं किया, तो कितने उन्होंने वहां पे, बाय द वे ये कहते हैं ना, हमने $1 ट्रिलियन वहां पे खर्च किए। आप याद रखें, अमेरिकन के वाकई वहां पे $1 ट्रिलियन खर्च हुए, लेकिन किसके? अमेरिकन पब्लिक के वो जो क्या कहते हैं हम उनको, टैक्स पेयर्स के पैसे वहां पे लगे हैं। वो पैसे कहां पे गए हैं? वो असला सारा कौन बेचता था? पैसे तो ले रही थी लॉकहीड मार्टिन, ठीक है, बोइंग, और दूसरी उनकी डिफेंस इंडस्ट्रीज थी, यहां तक कि वो मिनरल वाटर से नहाते भी थे, वो मिनरल वाटर भी अमेरिका से आता था। ये सारा पैसा वापस अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को गया है, अब अमेरिकन पब्लिक टैक्स का पैसा। अच्छा, ये वॉर एग्जॉस्ट होती है, फिर इराकी वॉर भी एग्जॉस्ट हो जाती है, फिर इनका ये डिसीजन होता है कि अब इसको चेंज किया जाए। ये डिसीजन होता है ओबामा की सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें आपको याद होगा ओबामा ने पहले कॉन्सेप्ट दिया था पिविट टू रशिया। इसके ऊपर यूरोपियन जो है वो ज्यादा खुश नहीं थे, खासतौर पे जर्मन। वो कहते थे कि आप दोबारा से कोल्ड वॉर थिएटर क्रिएट ना करो हमारे लिए, ठीक है। और उसके बाद रशिया बजाते खुद G8 का मेंबर, G7 का मेंबर भी आपको पता है, और रशिया की तरफ से कोई ऐसे थ्रेट भी नहीं थी। रशिया का जो जीडीपी या जिसे आप बजट कहते हो, वो तो बेल्जियम से भी कम था ना उस वक्त, तो रशिया तो किसी सूरत में भी एक मेजर थ्रेट उसके लिए, अमेरिका के लिए साबित ही नहीं हो रहा था। अच्छा, फिर ये ओबामा का ये वाला नहीं चला, उसके बाद इनके अंदर जो कंजर्वेटिव थे, डेमोक्रेट्स में भी रिपब्लिकन में, उन्होंने फिर पिविट टू एशिया को इंट्रोड्यूस करवाया कि आप पिविट टू एशिया करें। रशिया के उन्होंने साइडलाइन कर दिया, खत्म नहीं किया, साइडलाइन कर दिया। पिविट टू एशिया मैं आपको लेके आ रहा हूं अब इमरान खान के डिसीजन के ऊपर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने पिविट टू एशिया जब इंट्रोड्यूस करवाया, तो इनका सारा फोकस अब चला गया, क्योंकि चाइना इज द ओनली कंट्री विच कैन ऑफर इटसेल्फ एज ए major threat to the United States, or which can be projected as a major threat, as a mega enemy to the United States. हालांकि ये उसको थ्रू आउट द कोल्ड वॉर, उसको ये उसके बाद भी इसको ये कहते रहे चाइना को, आप WTO में शामिल हो, तुम कंजर्वेटिव हो, तुम कम्युनिस्ट हो। चाइना तो WTO का, और बाय द वे चाइना तो अब सबसे बड़ा चैंपियन है कैपिटलिज्म का, फ्री मार्केट का, ठीक है। चाइना से क्या खतरा है अमेरिका को? होता है ना कि आपको खतरा, चाइना मिलिटरीली बहुत पीछे है अमेरिका से, उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये 4th एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, लेकिन आपके पास 12 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आपके 900 मिलिट्री बेसिस हैं, चाइना के 3-4 होंगे, रशिया के 3-4 होंगे ज्यादा से ज्यादा। एनीवे, तो उसको ये उस वक्त का एक फोर्स कर रहे हैं, चाइना को कॉर्नर कर रहे हैं, ताकि चाइना मजबूर हो जाए टू स्पेंड इनटू इट्स डिफेंस। वो इतनी स्पेंडिंग करे डिफेंस में कि चाइना वाकई एक थ्रेट लगना शुरू हो जाए, पब्लिक ओपिनियन कन्विंस हो जाए कि वाकई चाइना थ्रेट है। ये पिविट टू एशिया चल रहा है। अब बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन जो आई है, उसने आके इसको फॉर्मली जो है वो अब अनाउंस कर दिया, और ये लिंडसे ग्राहम की जो स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। द अमेरिकन हैव डिसाइडेड टू लीव अफगानिस्तान बिहाइंड। उनका अफगानिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये आप समझ लें अच्छी तरह कि उनका क्या। अच्छा, अब आप आ जाए बेसिस। अब वो बेसिस क्यों मांग रहे हैं? आपको याद है वो इतना एम्फसाइज नहीं कर रहे, पाकिस्तान को थ्रेट नहीं कर रहे कि आप हमें हर हाल में बेसिस दें। वो अभी तक उन्होंने फॉर्मली रिक्वेस्ट भी नहीं की, फॉर्मली हाँ अंदर खाते इनकी पेंटागन की या GHQ की डिस्कशन जरूर इसके ऊपर चल रही है। अच्छा, पाकिस्तान अब वो बेसिस क्यों मांग रहे हैं? देखिए, सीरिया में वो क्यों है? सीरिया में उनका कोई रोल नहीं है इस वक्त, और वो कहते हैं हम आईएसआईएस के खिलाफ लड़े, इस्लामिक स्टेट नहीं, ये तो नहीं लड़े ना भाई। ये तो इनको तो ब्लेम किया जाता रहा है
व्हाइट हेलमेट के हवाले से इनको ब्लेम किया जाता रहा है। जितने जहादिस्ट हैं ये स्पॉन्सर करते रहे। जो एंटी असद फोर्सेस हैं उसमें ज्यादातर तो जहादी थे। सऊदीज और अमेरिकन सबसे फोरफ्रंट पे थे, फिर टर्किश भी थे। आईसिस को डिफीट किया है रशियंस ने, बशारुल असद की फोर्सेस ने, ईरानियन ने और हिजबुल्ला ने। अमेरिका वहां पे चंद तेल के कुओं के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। अच्छा, ये सिर्फ वो क्या कहते हैं, हम एक लफ्ज यूज करते हैं, ये रोड शो है या साइड शो है बस। पाकिस्तान में जो बेसिस लेगा उससे क्या करेगा वो, आप मुझे बताएं। वो इमरान खान का आर्टिकल जो आया है अमेरिकन वॉशिंगटन पोस्ट में, मेरा ख्याल उसमें उसने कहा है कि आप 20 साल में तो उनको हरा नहीं सके। और आपको पता होगा कि अफगानिस्तान हर 2-2 3 दिन में कुछ 10-10 4-4 5-5 6-6 7-7 डिस्ट्रिक्ट फतह कर रहा है। अभी उसने वो जो सेंट्रल एशिया का मेन रूट है वो कंदूज में वो उन्होंने कॉन्कर कर लिया है। और अफगान फोर्सेज आधी उधर भाग गई, आधी ने सरेंडर कर दिया। तो आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, मैं सुन रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। तो चीमा साहब, अब ये है कि ये लेंगे, आप देखें जो पाकिस्तान सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो इसको कैसे देख रही है। अब मैं उसके ऊपर आ जाता हूं कि हम इनको बेसिस दें या क्यों ना दें, उसका जवाब क्या है। बेसिस दे दें तो क्या होगा कि कल तालिबान तो देखें पावर में आएंगे, ये इस जैसे मैटर ऑफ टाइम। जिस स्पीड के साथ वो अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, 80% तो तकरीबन वो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन चले 70% भी लगा लें। जिस स्पीड के साथ वो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट फतह करते चले जा रहे हैं या कॉन्कर करते चले जा रहे हैं, ऑक्युपाई करते, आप कोई भी उसको टर्म दे लें, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सपेक्टिव, तो वो ऐसे ही लग रहा है कि सूनर और लेटर द तालिबान आर गोइंग टू कंट्रोल द मोर और लेस 90% अफगानिस्तान, जैसे कि 96 तक उनके पास था। अब हम इनको बेसिस दे देते हैं। अच्छा, ये क्या करेंगे, ये उनके ऊपर इंटेलिजेंस ऑपरेशन करेंगे, मिलिट्री टैक। देखें, सबसे बड़ा काम होगा ड्रोन का। बिल्कुल सही है। ये आपको भी मालूम है। और इमरान खान की अपनी भी पोजीशन बड़ी उसके एंटी रही है, लेकिन इमरान खान की पोजीशन को छोड़े, उसको वो मैटर नहीं करता। ये करेंगे ड्रोन अटैक, इसका बैकलैश आएगा। अब अगर अमेरिकन को अफगानिस्तान की सिक्योरिटी इतनी अजीज है तो चीमा साहब आप ये बताएं कि वहां पे उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर के जो एयर बेसिस बनाए हैं, उनमें से 2-3 को रिटेन क्यों नहीं करते? आपकी आवाज डिस्कनेक्ट होगी। इमरान साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? इमरान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? इमरान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? इमरान साहब का जो आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया है, या वो स्टैंड स्टिल हो गए हैं, और उनको आवाज़ नहीं जा रही, ना ही मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है शायद, और ना ही मैं उनको सुन सकता हूँ। वो डिस्कनेक्ट कर गए हैं। इमरान साहब, डॉक्टर इमरान इकबाल। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इमरान साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करूँ कि वो जल्दी ज्वाइन करें, ताकि हम इसको कंक्लूड कर सकें। मैंने उनको मैसेज किया है इमरान साहब को कि प्लीज़ आप जल्दी ज्वाइन करें। तो व्यूअर्स, डॉक्टर इमरान इकबाल बात कर रहे थे बेसिकली कि जो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह चीज़ें क्राफ्ट करती है, क्रिएट करती है, और चीज़ों को चीज़ें बनाती है। तो ऑब्वियसली ये एक चीज़ तो अहम है, इस हवाले से देखने की चीज़ है। सो इसको इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान अगर देता है जो मिलिट्री बेसिस है, उसकी क्या हो सकता है उस हवाले से। व्यूअर्स, मुझे आप सिर्फ एक सेकंड
जी व्यूअर्स, मैं इंतहाई माजरत खा हूँ, थोड़े से इमरान साहब जो हैं वो टेक्नोलॉजी के हवाले से इतने वो नहीं हैं कंफर्टेबल, तो वो अभी दोबारा मैंने उनको मैसेज किया कि अगर वो दोबारा ज्वाइन कर लें तो हम जो उनके आखिरी 5-7 मिनट हैं वो उनको सुन ले सकें और उनसे हम बात कर सकें। सो लेट्स सी कि वो ज्वाइन कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जो पाकिस्तान यूएस के ताल्लुकात के हवाले से, लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका ने अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर ली है और वो अफगानिस्तान से निकल के अब वो एशिया पैसिफिक की तरफ, इंडो पैसिफिक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी इसको मानने को तैयार नहीं है कि हम इवन के इंडो पैसिफिक जो है वो टर्म को भी पसंद करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसको एशिया पैसिफिक कहा जाए, लेकिन एशिया पैसिफिक वो लफ्ज़ बनता नहीं है, बिकॉज इट्स अबाउट इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। दिस इज व्हाट ही वाज रेफरिंग कि नाउ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज कम अप विद दिस न्यू प्लान फॉर प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूसिंग इंडो पैसिफिक, और जो एक नया वो चाइना को क्राफ्ट कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं। So let's see what is the way forward and what is the conclusion in this entire story. But the thing which is of value and which is of interest for all of us is कि अगले जो 15-20 साल हैं वो obviously अमेरिका के लिए इंडो पैसिफिक में अहम है। अफगानिस्तान ऑब्वियसली इज अ लॉस्ट केस, तालिबान दोबारा पावर में आ जाएंगे क्योंकि अफगान एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज जो हैं वो बड़े थोड़े, 2.25 लाख 175,000 की उनकी फौज है और तालिबान तकरीबन 1 लाख के करीब हैं, तो it seems very difficult without the support of the West and without the support of the Europeans अपने आप को वो मेंटेन एंड सस्टेन कर सकें। सो डॉक्टर इमरान इकबाल साहब जो थे वो नहीं मेरा ख्याल है ज्वाइन कर पा रहे, तो अगर वो नहीं ज्वाइन करते तो कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा एक सेकंड सेशन इस पर रख लेंगे या इसको दोबारा कर लेंगे। तो गिव मी वन लास्ट मोमेंट व्यूअर्स फॉर व्यूअर्स, इमरान साहब ने ज्वाइन कर लिया। आई थिंक उनके इंटरनेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था। इमरान साहब आप सुन सकते हैं मुझे? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। इमरान साहब जो बात आप कर रहे थे काइंडली उसी को कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि अगर इस वक्त हम उन्हें मिलिट्री के बेसिस दे देते हैं तो वो उन मिलिट्री बेसिस पे रह के करेंगे क्या? अमेरिकन वो करेंगे, मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, इंटेलिजेंस, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तालिबान का अगर दोबारा से कंट्रोल हो जाता है तो क्या वो ये स्ट्राइक करके तालिबान को हटा सकते हैं? नहीं। अच्छा, फिर उसका एक बैकलैश आएगा। तालिबान वो अफगानिस्तान में रह के क्यों नहीं कर रही है? वहां पे मिलिट्री बेसिस क्यों नहीं अपने मेंटेन करे? वो इसलिए कि वहां पे डायरेक्ट अटैक आता है तालिबान से। पाकिस्तान में आना चाहते हैं इसलिए कि वहां पे तालिबान उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे। जब वो तालिबान पे करेंगे, रिटेलिएशन डायरेक्ट नहीं हो, वो आएगी पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर। जो सिक्योरिटी, जो कॉर्डन ऑफ करना होगा वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को करना होगा। और ये दोबारा से नहीं चाहते कि हम फ्रंट लाइन पे आए और वही हमारे साथ हो, क्योंकि इन्होंने कुछ 7-8-9 ऑपरेशन तो किए हैं ना। वजीरिस्तान हो गया, सवात हो गया, ये, और उसके पीछे रीजन यही थी ना कि अमेरिकन के साथ आप क्यों मिले हुए। इनके जीएचक्यू पे हुआ हमला, इनके आईएसआई के क्वार्टर्स पे हुआ, इनके एफआईए के हेडक्वार्टर पे हुआ, इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हुआ। तो वो रिटेलिएशन ही थी। वो चाहे वो तालिबान थे या वो टीटीपी वाले थे या उनके सिंपथाइजर थे, तो पाकिस्तान को तो खैर एनीवे, और उसके बदले में पाकिस्तान की फिर बैशिंग भी की गई वेस्ट में, बजाय इसके कि उनके साथ सिंपथाइज किया जाता। मैं प्रो पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा, बट दिस इज हाउ द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट थिंक्स, दिस इज हाउ दे परसीव द थिंग्स, राइट? तो ये उनका मैं आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। अब देखें, ये अड्डे उनको इसलिए नहीं दे रहे कि ये अंदर से जानते हैं कि अमेरिका, ये अड्डे, अब वॉर ऑन टेरर खत्म हो गई, अब क्या करेगा अमेरिका? तालिबान को इतने बड़ा, अफगानिस्तान उनके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इसलिए कि तालिबान हेडिक हैं
ये उनके बकौल, फिर उनके जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं भाई तालिबान प्रॉब्लम है रशिया का सेंट्रल एशिया में। आईएसएस का असली दुश्मन रशिया है, वो आप भी जानते हैं। तालिबान प्रॉब्लम है चाइना के लिए सिंकियांग में, ठीक है। तालिबान प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, तालिबान प्रॉब्लम है डेफिनेटली ईरान के लिए, आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर शिया सुन्नी। तो तालिबान उनका कोई प्रॉब्लम नहीं इस वक्त, ना ही आईएसएस उनके लिए कोई इतना बड़ा इशू है, ये इशू है रीजनल। अब अच्छा, पाकिस्तान को अंदर ये सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को ये भी मालूम है, देखें अब एक ऑफिशियल लेवल के ऊपर साइबर वॉर जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है, खासतौर पे रशिया और नेटो के दरमियान। और आपको मालूम है साइबर वॉर चल रही है चाइना और यूएस के दरमियान, आए दिन वो चाइना को ब्लेम कर रहे होते हैं। आपको मालूम है साइबर वॉर चल रही है इजराइल और ईरान के दरमियान। आपको मालूम है साइबर वॉर चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इतनी ज्यादा तो खैर अभी एडवांस स्टेज पे नहीं है इन दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन अमेरिका रशिया, अमेरिका चाइना, ईरान और इजराइल, वो सबको मालूम है। और आप इस चीज से भी आगाह होंगे, आप जानते होंगे कि ड्रोन का बहुत बड़ा रोल होता है साइबर वॉर में। क्योंकि ड्रोन बेसिकली उसका मकसद क्या है, इंटेलिजेंस गैदरिंग करना, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना। उसको तो बाद में उन्होंने इक्विप किया ना मिसाइल वगैरह के साथ, तो अभी भी उसका जो प्राइमरी उसका जो फंक्शन है वो है इंटेलिजेंस गैदरिंग का। अब आप यहां से ड्रोन उड़ेंगे तो क्या वो चाइना के हवाले से इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं करेंगे? सबसे आइडियल लोकेशन उनके लिए होगी। ड्रोन यहां से क्या सेंट्रल एशिया रशिया के हवाले से इंटेलिजेंस और खास तौर पे ईरान के हवाले से वो इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं करेंगे? फिर आपकी अपनी भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, आपकी अपना भी, चले अमेरिकन तो खैर आप आप इसको ये भी कह सकते हैं, तो पहले भी तो अमेरिकन करते रहे होंगे ना जब यहां से ड्रोन उड़ा रहे थे, लेकिन अब क्वाड भी बन चुका है ना। अब उसने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान को एक तरफ ले लिया, ठीक है, उसने अपना अलायंस वाजा कर दी है और उसने चाइना को एक होस्टाइल कंट्री के तौर पर मान लिया। तो क्या होगा जब ये इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, और बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है जो ड्रोन गैदर करता है, तो फिर ये अपने दोस्तों से शेयर भी करेंगे, ये इंडिया से शेयर भी करेंगे, ये इजराइल से भी शेयर करेंगे। तो वो किसके खिलाफ जाएगी? वो चाइना के खिलाफ जाएगी। वो किसके खिलाफ जाएगी? रशिया के खिलाफ जाएगी। वो किसके खिलाफ जाएगी? ईरान के खिलाफ जाएगी। वो किसके खिलाफ जाएगी? आपके खिलाफ भी चली जाएगी। तो लिहाजा पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं, ये इनके पर्सपेक्टिव के हवाले से वो जेन्युइन भी हैं और सीरियस भी हैं। और आप यकीन रखें कि पाकिस्तान अगर अमेरिका को बेसिस नहीं देता तो अमेरिका कोई पाबंदियां लगाने नहीं जा रहा पाकिस्तान के ऊपर। वो इसलिए कि अमेरिका का वॉर ऑन टेरर खत्म हो चुका। अमेरिकन कोल्ड वॉर हैज स्टार्टेड विद चाइना। अमेरिका अब अगले 10-20 साल तक कर $700 बिलियन का डिफेंस बजट इस बात पे जस्टिफाई करेगा। आप उनकी नेशनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट पढ़ के देख ले, पिछले 3-4 साल की सालाना रिपोर्ट जो आती है बजट की, तो आप उसको पढ़ के देख लें बजट से पहले। उसमें चाइना और उसके बाद रशिया या थोड़ा बहुत ईरान आ जाता है। उनकी थ्रेट को वो मुसलसल उनकी थ्रेट को वो प्रमोट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो $700 बिलियन आप अफगानिस्तान में चंद एक ड्रोन या चंद एक त्यारे उड़ा के तो नहीं, उसमें कितने आप पैसे उसमें जस्टिफाई करेंगे? और करें, अच्छा कर भी लेते हैं तो उसमें क्या होगा? आप तालिबान तो नहीं जाएंगे इस तरह। और याद रखिए कि तालिबान का एक ही हल है कि इनको एंगेज किया जाए, खैर वो एक अलग टॉपिक है। मेरे हवाले से ये जो डिसीजन लिया गया है, जो इमरान खान का डिसीजन, आपने एक लफ्ज कहा था, मैं मतलब आपसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एक डिफरेंट लाइन लेता हूं, ये इमोशनल नहीं है, ये वेरी वेल कैलकुलेटेड है, ये बड़ा कैलिब्रेटेड है, बड़ा वेल कैलकुलेटेड डिसीजन है। क्योंकि ये इन्हें मालूम है कि अब हम चाइना की तरफ जा रहे हैं, रशिया की तरफ जा रहे हैं और ईरान की तरफ जा रहे हैं, और इन्होंने इसके लिए बड़ी सैक्रिफाइस की है। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब किए हैं अपने, चाइना और रशिया के साथ ताल्लुकात ठीक रखने के लिए, जिसमें बाय डिफॉल्ट ईरान भी आ जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये तो कंफर्म है कि ये डे नहीं देंगे, ये मेरा अपना एक एनालिसिस है, ये डे नहीं देंगे। दूसरा, क्या इनके ऊपर सैंक्शन लग जाएंगी, आइसोलेशन में चले जाएंगे? नहीं, कुछ नहीं होगा। ये इस पाकिस्तान को उनका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ वो जाएंगे एक बात के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे एक बात के ऊपर। वो जब पाकिस्तान उनकी जो वो ग्लोबल स्ट्रेटेजी है,
उनकी ग्लोबल स्ट्रेटेजी ना, ग्लोबल पॉलिसी है। जब वो चाइना के साथ ज्यादा पाकिस्तान होगा, जैसे वो जर्मनी को उन्होंने बड़ी सैंक्शंस लगाई रशिया के साथ, नॉर्थ स्ट्रीम की जो पाइपलाइन है उसका। इसको ना कंक्लूड कीजिएगा 30 सेकंड में काइंडली, अगर आप कर सकते हैं। मुझे नहीं, आप मुझे अपना जो वो फाइनल क्वेश्चंस है वो आप मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर कोई बात मैं इसको जस्ट खत्म करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मेरा ख्याल है कि काफी डिस्कशन लंबी हो गई और आपने दोनों प्रोज एंड कॉन्स भी बता दिए इन के हवाले से, और यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की भी बात हो गई। तो क्योंकि डिस्कशन 45 मिनट्स की होगी, तो मैं चाहता हूँ कि एक नई डिस्कशन रख सकते हैं, ताकि बजाय इसके जो है वो डिस्कशन को 2 हिस्सों में कर लें, ताकि व्यूअर्स को इसमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ भी आए और उन तक जो है पैगाम भी पहुंच जाए। तो हाँ, तो मैं तो इसमें फाइनल मेरे यही कमेंट है कि ये जो डिसीजन है, ये मिलिट्री, ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट का डिसीजन है, मिलिट्री सिक्योरिटी का ये डिसीजन है, और वेल थॉट डिसीजन है, और इनके पास इसके सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। ना तो ये इस वक्त चाइना को नाराज कर सकते हैं, ना ये ईरान को नाराज कर सकते हैं, ना ही रशिया को नाराज कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत इन्वेस्ट कर लिया उसमें सिंस 2011। तो ये अड्डे नहीं देंगे अमेरिका को, और इसके ऊपर अमेरिका भी कोई इतनी पाबंदी लेके नहीं आ रहा पाकिस्तान के ऊपर। वो पाबंदी सिर्फ लाएगा जब भी लाएगा चाइना के हवाले से लाएगा, अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान हैज बिकम योर प्रॉब्लम नाउ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है कि अफगानिस्तान हमारा प्रॉब्लम है और अड्डे देने से अमेरिका को सैंक्शंस वो हमें नहीं लगेगा, वो और तरीके से चीजें देख रहे हैं, और ऑब्वियसली हमारी अपनी कंसिडरेशंस हैं। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स कंक्लूड, कैसे चीजें होती हैं। तो थैंक यू वेरी मच जनाब डॉक्टर इमरान इकबाल साहब फॉर मेकिंग अस अंडरस्टैंड द अमेरिकन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, और उनका जो ऑपरेटर्स है, उनका जो माइंडसेट है, और जो वॉर्स हुई और फिर किस तरह अभी चीजें जो अनफोल्ड हो रही हैं फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स। थैंक यू वेरी मच सर। सर थैंक यू वेरी मच।